हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 7 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जन आंदोलनों का उदय। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे ये हम सारे इस क्लास में करने वाले हैं। और यह ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर आपका पिक्चर क्यों नहीं दिख रहा, आपका फेस क्यों नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच का सामना कर रहे हैं। बेसिकली हमारा पिक्चर जो है मतलब आ नहीं रहा है और इसी वजह से ये जो है हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आगे सुधार कर लिया जाएगा। अगले वीडियो से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे वार्तालाप कर पाऊँ और मेरा जो फेस है ये आपको दिख सके। साथ ही साथ बढ़ते हैं अपने सेशन पे आगे। जो आज की क्लास होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, इससे रिलेटेड ये शेड्यूल है आपके सामने। ये शेड्यूल आप देख लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल आप देख लीजिएगा। थर्सडे है और आज पॉलिटिकल साइंस है। हाँ, एक क्लास नहीं हुई हिस्ट्री की, इसी टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सही हो जाता है मैं वो क्लास ले लूंगा। और बहुत जल्द आपकी जो है वीक में 2 क्लास भी होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। वीक में माफ कीजिएगा, दिन में 2 क्लास होगी, ठीक है। शुरू में एक दिन बाद करके करेंगे और उसके कुछ दिन बाद से डेली 2 क्लासेस देने लग दो क्लास जो है होगी आपकी। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हमारा अध्ययन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है मेरे द्वारा वो, और साथ ही साथ पीडीएफ जो है इसी अध्ययन अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपको जो पीडीएफ के लिए कहीं और इधर उधर ना जाना पड़े। जो भी नए बच्चे हैं वो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी आपके मार्फत से, आपके माध्यम से लाभ मिल सके। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारणों और सुधारों का वर्णन कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने टॉपिक डालना है क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण, क्योंकि पूछ रहा है पहला हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण जो है और सुधार, इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो हमारा टॉपिक पहला होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण की शुरुआत। यहाँ होगा इसकी शुरुआत, यहाँ पे छूट गया है। किसकी शुरुआत? नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के द्वारा किया गया। बाद में इस आंदोलन से स्थानीय कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, कृषक वर्ग इत्यादि जो है यह जुड़ गए थे। क्यों यह आंदोलन किया जा रहा था? नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे नर्मदा सागर बांध परियोजना से लोग विस्थापित हो गए थे। बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो गया था, जिनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी सरकार के द्वारा। उनको वहां से हटा दिया गया क्योंकि वहां पे बांध बनाया जाना था, लेकिन हटाए गए लोगों को किसी भी प्रकार के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई सरकार के द्वारा। कहीं रहने के लिए घर या जमीन नहीं दिया गया। इस कारण से यह आंदोलन, उन उन जो विस्थापित हुए लोग हैं उनके हक की आवाज उठाई गई थी इस आंदोलन के माध्यम से। तो सबसे पहले कारण आपको पता चल गया। अब हम इसके सुधारों की बात करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके सुधार। बाद में क्या हुआ, जब ये आवाज बहुत ज्यादा मुखर हुई, बाद में ये गया न्यायपालिका में, ये मामला कोर्ट में चला गया। तो बाद में सरकार और न्यायपालिका दोनों ने स्वीकार किया कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार ने भी बाद में स्वीकार किया और न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बांध बनाने का निर्देश दे दिया, लेकिन सरकार को एक हिदायत भी दे डाली कि उसे यह भी आदेश दिया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास जो है सही ढंग से किया जाए, क्योंकि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही स्वीकार कर चुकी थी कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं बार बार कहता हूँ ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है, दूसरे बच्चे भी सेशन का लाभ ले सके आपके माध्यम से, मेरी यही ख्वाहिश रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पक्ष में तर्क मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे थे
उनके सामने क्या परेशानियां थी, उन्होंने अपना तर्क क्या रखा, उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा। और विपक्ष में तर्क देने का अर्थ है कि जो लोग आंदोलन के खिलाफ थे, ठीक है, जो लोग आंदोलन को एक समस्या के तौर पर देख रहे थे, उन्होंने क्या क्या, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले पक्ष में तर्क, जो विस्थापित हुए लाखों लोगों के, यहाँ डैश होगा मतलब एक स्पेस होगा, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। यानी जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि जो भी लाखों लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस परियोजना से लोगों के प्रवास, जो उनका निवास स्थान होता है, आजीविका, जो 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 लोग वो काम करते हैं अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तथा संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। वहाँ की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है आदिवासियों का वहाँ पर, और जो लोकल कल्चर होता है उस संस्कृति पर, और साथ ही साथ जो बड़े डैम बनाए जाएंगे, लोगों को विस्थापित किया जाएगा, तो जंगलों को काटा जाएगा, इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा और उन्होंने अपने पक्ष में क्या तर्क दिया, आंदोलनकर्ताओं ने स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर भी जोर दिया। यह जो डैम बन रहे हैं, इसका जो निर्णय लिया गया, इसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं आंदोलन के विपक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है, इससे बाढ़ की समस्या से निजात पाया जा सकता है। बेसिकली नर्मदा सागर बांध अगर बन जाता है तो नदी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको सही डायरेक्शन में फिर नहर बना करके अलग अलग डायरेक्शन में लाया जा सकता है, ताकि सिंचाई की, पीने की पानी की व्यवस्था की जा सके। दूसरा, सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, इसके विपक्ष में जो तर्क देते हैं। साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था तथा पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था तथा पीने का पानी जो है यह उपलब्ध हो पाएगा। यह आंदोलन के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। आंदोलन के पक्ष में तर्क देने का अर्थ है कि जो लोग आंदोलन का समर्थन करते हैं, ठीक है, आंदोलन का पक्ष, यानी आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। और आंदोलन के विपक्ष में तर्क देने की बात है कि आंदोलन से क्या क्या लाभ हो सकता है, विपक्ष में वो तर्क देंगे। यहाँ बताया गया आंदोलन से क्या क्या हानि होगी, यहाँ बताया गया कि इस आंदोलन से, मतलब जो, माफ कीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि जो बांध बनेगा उससे क्या क्या नुकसान होगा, और यहाँ बताया गया है जो बांध बनेगा उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली यही बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, शराब विरोधी आंदोलन क्या था, या अथवा ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत, या ऐसा कह सकते हैं शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, और इसलिए इसे महिला स्फूर्त आंदोलन के नाम से, या महिलाओं के द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपने शराबी पति के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी, या उसके द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। किनका, जो शराबी पति थे महिलाओं के, उनका। एक समय होता क्या है कि आंध्र प्रदेश में सरकार के द्वारा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है। बेसिकली जो महिलाएं थी उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया कि उनको भी पढ़ा लिखाया जा सके, उनको भी साक्षर बनाया जा सके, जिसमें बहुत सारी महिलाएं आंध्र प्रदेश की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। वहां जब महिलाएं आपस में बात करती है तो सबको यह मालूम हुआ, सबने यह महसूस किया कि सबकी स्थिति जो है लगभग एक जैसी है, और यह खबर बहुत तेजी से लगभग 5000 गांवों में फैल गई। इसी ने आंदोलन का शक्ल ले लिया, और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया, क्योंकि जो प्रताड़ित किया जा रहा था यह महिलाओं को किया जा रहा था। यह आंदोलन क्यों था, यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को बंद करवाने के पक्ष में था, या यूं कह सकते हैं शराब की बिक्री के बंद करवाने के पक्ष में था। तो शराब विरोधी आंदोलन, या यूं कह सकते हैं जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, यह आपके सामने इतना है। बस 2 नंबर में है, लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और मैं बहुत बार कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मतलब दावा नहीं, मुझे यकीन है इस तरह का क्वेश्चन आंसर जो है, इस तरह का आंसर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इसीलिए प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जब आपका एग्जाम आए, आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंसर करते हैं, जन आंदोलन पूछ रहा है। जन आंदोलन वैसे आंदोलन होते हैं जो प्राय समाज के क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हितों, उनकी मांगों, उनकी समस्याओं से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। बेसिकली
अहिंसक तरीके से चलाए जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर चलाए जाते हैं। बेसिकली कहने का अर्थ है कि एक मर्यादित आंदोलन होता है, हिंसक नहीं होता है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, किसी प्रकार की माओवादी एक्टिविटी टाइप का नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल अहिंसक होता है, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे किसान आंदोलन हुआ था। भारत में 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों, जैसे कि बात करें उन सामाजिक वर्गों की बात की जा रही है, महिलाओं एक वर्ग हो गया, छात्रों का अलग वर्ग है, दलितों और किसानों ने यह महसूस किया कि लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी जरूरत और मांगों की उपेक्षा की जा रही है। किसके द्वारा? जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा नेता है, उनके द्वारा। अपनी आवाज बुलंद करने हेतु वे सभी एकजुट हुए। इस प्रकार उनके यह आंदोलन जो थे, जन आंदोलन के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं जन आंदोलन पर जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है 2 नंबर में, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अधिकार का आंदोलन पर एक लेख लिखिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको पता है कि यह राजस्थान से शुरू हुआ था। सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है, जितने भी जन आंदोलन आपने पढ़े होंगे इस चैप्टर में, ताड़ी विरोधी आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है, ये सब के सब जो आपने पढ़ा होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद चिपको आंदोलन, इन सब आंदोलन जो हुए, इन सब आंदोलनों में यह जो है एक सफल सफल आंदोलन रहा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जब ये आंदोलन चला तो बाद में इसको कानून बना दिया गया था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जन आंदोलन की सफलता का। यह आंदोलन 1990 में राजस्थान के भीम तहसील में मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। क्यों? उन्होंने अपने वेतन और भुगतान के बिल तथा मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड की मांग की, लेकिन वहां की प्रशासन ने, जो लोकल प्रशासन थी भीम तहसील की, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, या सिंपल कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी मांगों को, मजदूर किसान शक्ति संगठन के मांगों को ठुकरा दिया। सॉरी। बाद में यह आंदोलन उग्र हो चलता है और 1994 1996 में यह आंदोलन जोर पकड़ लेता है। आंदोलन की सफलता, आंदोलन जब ऐसा होता है तो सरकार पे एक तरह का दबाव बनता है, क्योंकि पारदर्शिता जरूरी हो जाती है लोकतंत्र में। और जब यह आंदोलन जोर पकड़ लेता है, पूरे राज्य में होने लग जाता है, या जगह जगह से मांगे उठने लग जाती है, विपक्ष भी इसका समर्थन कर देते हैं, तब क्या हुआ? उस समय की राजस्थान सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में एक संशोधन किया। इसके तहत उन्होंने जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतिलिपियां देखने की अनुमति दे दी। कहने का अर्थ है कि अगर कोई सरकारी काम हो रहा है पंचायत के अंतर्गत, तो जनता उसका फोटोकॉपी वगैरह, या यूं कह सकते हैं जो RTI आप आजकल सुनते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप एक दायर कीजिए, साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी का जितना चार्ज लगता है वो पैसा पैसा भी आपको देना पड़ता है, और उसके बाद सारी प्रतिलिपियां जो है, सारा फोटोकॉपी, प्रतिलिपि का कहने का अर्थ है फोटोकॉपी, वो आपके पास आ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सन 2005 में एक नया अधिनियम पारित हुआ संसद में, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम है, यह आपको समझ में आ गया। इस पर आप एक संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी जो है, या एक संक्षिप्त लेख यह लिख पाएंगे, या फिर यह भी पूछेगा सूचना के अधिकार के आंदोलन से आप क्या समझते हैं, कुछ भी पूछ ले, आपका कीवर्ड जो होगा सूचना का अधिकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बेसिकली है क्या है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, और बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता। आप में से जो 10-20 बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, जहां तक मुझे पता है, या 20-25 बच्चे या 30 बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन्हीं का रिजल्ट जो होगा ना, बहुत अच्छे से होगा। और ये है कटु सत्य है, ठीक है, चाहे मैं कितना भी आपको बाबू नूनू सोना कुछ भी कर लूँ, रसगुल्ला, पता नहीं गुलाब जामुन क्या क्या लोग बोलते हैं, कुछ भी मैं बोल लूँ, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के सिर्फ पास हो सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए आपकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ताकि नोट्स आप बनाते जाएं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अन्ना आंदोलन क्या है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध गांधीवादी समाजवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 2010-11 में दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। ठीक है, किनके नेतृत्व में चलाया गया था? अन्ना हजारे के नेतृत्व में।
जिसने यानी कि वह जो आंदोलन था उसने शीघ्र ही देशव्यापी रूप धारण कर लिया, यानी कि पूरे देश में फैल गया और पूरे देश से इस आंदोलन को समर्थन मिलने लग गया। इस आंदोलन को इस आंदोलन को देश के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिला। आंदोलन के समर्थन में देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकाली गई, धरने प्रदर्शन हुए तथा गोष्ठियां आयोजित की गई, बेसिकली बैठकें आयोजित की गई और उन बैठकों में बताया जाता था आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन को इंडिया अगेंस्ट, जो मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा था, अगेंस्ट करप्शन के भी नाम से जाना जाता है और इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सरकार ने 2013 में लोकपाल कानून बनाया था। और यह भी मैंने ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि भारत सरकार ने लोकपाल कानून कब बनाया था? 2013 में, मनमोहन सिंह की सरकार में। तो अन्ना आंदोलन के बारे में इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यह जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 5 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, जहां 5 अंक का होगा वहां मैं लिख दूंगा और जहां 2 अंक का होगा वहां नहीं लिखूंगा, और नहीं लिखूंगा तो समझ आइएगा 2 अंक का क्वेश्चन है। दलित पैंथर्स क्या है? बेसिकली पूछ रहा है दलित पैंथर्स क्या है। उनके द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए, अथवा दलित पैंथर्स की प्रमुख मांग क्या थी? 2016 में 2 अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, इसलिए 2016-2 दिख रहा होगा आपको, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दलित पैंथर्स जो है दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए 1972 में दलित युवाओं द्वारा बनाया गया एक संगठन है। ठीक है, इसका गठन 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा किया गया था। बेसिकली एक ही लाइन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ठीक करना चाहूंगा। दलित पैंथर्स दलितों के हितों की रक्षा हेतु बनाया गया एक संगठन है। ठीक है, यहाँ हटा दीजिएगा, जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वहां हटा दीजिएगा। संगठन है, इसका गठन 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा किया गया था। ये 3-4 वर्ड आप हटा दीजिएगा, बाकी आंसर सही है। इस संगठन के माध्यम से दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया गया। जो मुद्दे जो है यह निम्नलिखित है। पहला है हमारा दलित पैंथर्स क्या है, तो दलित पैंथर्स के बारे में हम सिर्फ इतना लिखेंगे। उसके बाद जो उनके उठाए गए कदम थे या उनकी जो प्रमुख मांग थी, अगर ये पूछेगा तो उनके द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है, या पूछेगा प्रमुख मांग तो दलित पैंथर्स के द्वारा जो प्रमुख मांग उठाई गई प्रमुख मांगे थी या निम्नलिखित है, आपको ऐसे लिख देना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है। पहला है, उन्होंने मुख्यतया अपने साथ जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामलों में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। कहते हैं ना, जो गांव में अभी भी छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जाति आधारित भेदभाव किया जाता है, और इसके अलावा जो निचले कास्ट होते हैं उनको क्या छुआछूत मानते हैं अभी भी गांव के लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति आधारित जो भेदभाव हो रही है उनके खिलाफ, और साथ ही साथ भौतिक साधन। बेसिकली मैं बात करूं कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे, अगर रास्ते पे बस चल रही है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो अपर कास्ट के जो लोग होते थे वह लोअर कास्ट के लोगों को सीट पर से उठा देते थे और खुद सीट पर बैठ जाते थे। कई बार न उठने की स्थिति में उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के साथ, या कह सकते हैं यहाँ पे दलितों के साथ, काफी ज्यादा मारपीट की, काफी ज्यादा भेदभाव किया था। तो यह जो अत्याचार हो रहा था इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। दूसरा, उन्होंने आरक्षण के द्वारा जो कानून उनको दिया, जो जो जिस कानून में आरक्षण की बात की जा रही है, तथा सामाजिक न्याय की नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग की। नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग की थी कि जो आरक्षण आपने हमें दिया है, हमें जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, जो नीति जो नियम आपने बनाया है, ठीक है, उसकी कारगर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, तब जाकर के हमारे साथ जो ये भेदभाव हो रहा है या नहीं होगा। इसके अलावा उनके साथ अस्पृश्यता के आधार पर किए जा रहे सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा के बर्ताव का उन्होंने विरोध किया, जो बस का मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि दलितों को गांव में बसने दिया जाए तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। बेसिकली जो दलित महिलाएं होती थी उनके द्वारा जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जो खुद को सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही साथ उनको गांव से बाहर रखा जाता था। और उन्होंने मांग उठाई दलित पैंथर संगठन के माध्यम से कि उनको गांव में बसने दिया जाए। इसके अलावा जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी छोटी बातों को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म बंद किए जाए। यानी कि अगर छोटी सी कोई बात हो गई जिसमें जातिगत प्रतिष्ठा आ जाती है, जिससे सवर्णों के जाति पर मतलब सो कॉल्ड जो आंच आ जाता है, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के पूरी जाति को, पूरी दलित समाज को
समाज के ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, पूरे दलित समाज को पनिश किया जाता था। और इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मूवी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, शुद्रा द राइज। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देखिएगा, यूट्यूब पर शायद अवेलेबल है। शुद्रा द राइज मूवी अवेलेबल है, आप जा करके देखिएगा कि दलितों के साथ कैसे व्यवहार किए जाते थे, दलित किस तरह से पहले रहा करते थे। इसके अलावा जय भीम, इसके अलावा जय भीम मूवी भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो देख सकते हैं। लास्ट है, दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में मौजूदा जो कानून है यह नाकाफी है, यह सही नहीं है, यह उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तथा इसमें जरूरी बदलाव किए जाए, ये उनकी कुछ मांगे थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर का समझ में आ गया कि दलित पैंथर्स क्या है और दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात आई है, तो क्यों ना हम 2 नंबर के क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सामाजिक न्याय का जो बुनियादी अर्थ है, सभी मनुष्य को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। बेसिकली मनुष्य को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है। बेसिकली सब इंसान है और सबको इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके अनुसार किसी के साथ सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर, यानी कि जो चीजें हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं या जो सवर्ण जो है उनके बुजुर्ग करते आ रहे हैं, या अभी भी कहीं बहुत सारे जगह गांव में होता है, ये एक पूर्वाग्रह है, ये चमार है, यह डोम है, यह दुसाध है, ये तेली है, मुसहर है, ऐसा होता है। जो ये पूर्वाग्रह है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी यह रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आपका संबंध हो, तो प्लीज आप लोग इंसान को इंसान ही ट्रीट कीजिएगा। किसी को जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। इसके अलावा हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वह अपना उत्तम जीवन जी सके, यानी कि बेसिक संसाधन होना चाहिए उनके पास, उनका घर होना चाहिए, साथ ही साथ कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, खाने के लिए रोटियां होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक नीड्स है, इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में बेसिक नीड्स हो गई, क्या कह सकते हैं, उसके अलावा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, ये सब होना चाहिए जिस वजह से वो अपना जीवन जो है एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो है यह 5 नंबर का है। ठीक है, यह जो है 5 अंक का है, 5 अंक का यह प्रश्न है। जन आंदोलन के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम बताइए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे पहले जन आंदोलन के सकारात्मक परिणाम। सॉरी, जन आंदोलन का जो उद्देश्य है, दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना होता है, इसलिए इन्हें लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाता है या देखा जाना चाहिए। दो दलगत राजनीति होती है, ठीक है, इनमें जो कमियां होती है इसको दूर करना होता है, और इसलिए यह जो होते हैं लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से होते हैं। दूसरा, यह समाज के सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित तबकों को अपनी आवाज उठाने का एक जरिया देता है। जो समाज के जिस वर्ग के लोग सामाजिक रूप से पिछड़ चुके हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो हक है ना कि वह सरकार से अपनी मांगों को मनवाए, उनके पास जो प्रॉब्लम हो वो सरकार के सामने रखे, और इसलिए यह जो आंदोलन है उनको एक सही मंच देते हैं। ठीक है, इसके अलावा समाज के गहरे तनावों तथा जनता के क्रोध को, गहरे गहरे होगा, तनावों तथा जनता के क्रोध को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने लोकतंत्र की रक्षा की है। बेसिकली यह आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। बेसिकली शांतिपूर्ण होते हैं, इसमें अहिंसा नहीं होती है। जनता की जो नाराजगी होती है, जनता का जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, यह आंदोलन उस गुस्से को, उस नाराजगी को एक सार्थक दिशा देते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं ताकि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जनता की सक्रिय भागीदारी ने लोकतंत्र के जनाधार होगा, यहाँ पे क्या होगा, जनाधार को बढ़ाया है। तो ये सकारात्मक परिणाम हो गए। इसके अलावा हम जन आंदोलन के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखते हैं। जन आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। जैसे चिपको आंदोलन में वृक्षों की कटाई से संबंधित था, दलित पैंथर्स में दलितों से संबंधित था। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन में
उस नदी घाटी परियोजना के विरोध में था। तो किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही वो जनता को इकट्ठा कर पाते हैं, एकजुट कर पाते हैं। लामबंद का अर्थ इकट्ठा करना या फिर एकजुट करना। इसके अलावा यह व्यापक वंचित वर्गों का नेतृत्व नहीं कर पाता। मैं बात करूं कि एक ही समाज में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। दलित अपनी समस्या को लेकर के उठ खड़े होते हैं, वहीं जो ओबीसी वर्ग वाले होते हैं या आरक्षण को लेकर के उठ खड़े होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है। यही कहीं कहीं पर पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन खड़े उठते हैं एक ही समाज में। इसलिए यह कहा गया, यहाँ कहा गया है कि यह व्यापक वंचित वर्गों का नेतृत्व नहीं कर पाती है। इसके अलावा यह समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स इत्यादि हो गया। इसलिए सरकार इनकी जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है, क्योंकि समाज के एक खास वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े रहते हैं। पूरा का पूरा समाज नहीं जुड़ा रहता। जैसे किसान आंदोलन में किसान वर्ग ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार जो है इनकी मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। इसके अलावा यह समाज के वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दे को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। तो यह नकारात्मक परिणाम हो गए। और इसके अलावा जिससे पहले हम लोगों ने देखा वह सकारात्मक परिणाम थे। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन 5 अंक वाले आपको समझ में आ गया होगा। 5 अंक में इतना लिख दीजिएगा, सफिशियंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा सामाजिक न्याय क्या था। अब हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ बिना किसी भेदभाव के सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करना है। ठीक है लिखेंगे यहाँ पे। उदाहरण के लिए जैसे किस तरह का आप राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं, किस तरह का राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया है। मतदान का अधिकार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होता है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष मिनिमम आयु है। इसके अलावा विधान परिषद और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 30 वर्ष मिनिमम आयु रखी गई है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार हर नागरिक को है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हर नागरिक को, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हर नागरिक को है। तो यही जो है हमारे राजनीतिक अधिकार है जो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। बस इतना ही लिख दीजिएगा और पॉइंट में लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। भारतीय किसान यूनियन के उदय के कारण और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, भारतीय किसान यूनियन के उदय के क्या कारण थे और इन किसान यूनियन की विशेषता है, इस पे प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो प्रश्न पूछे गए हैं जितने भी मैंने आपको करवाया, यह अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। अगर मैं बात करूं बिहार की, मैं बात करूं झारखंड की, मैं बात करूं राजस्थान की, मैं बात करूं उत्तराखंड की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, ये सब अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसीलिए हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सेशन जो है समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, मैं बार बार कहता हूँ, 60 से 70% या बेसिकली 60 से 70 या 70 से 80% आप क्या कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको 30 से 40% और नंबर चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, अलग से कुछ क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। हम लोग आंसर करते हैं बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन के उदय के कारण। 1988 की बात है। इस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान जमा होते हैं। इनका नेतृत्व उस समय के तत्कालीन किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, जिनकी 2011 में मृत्यु हो चुकी है। किसानों ने क्या किया, सरकार के द्वारा जो बिजली की दरें बढ़ाई गई थी, किसान इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और यह प्रदर्शन कई हफ्तों तक चला। जब सरकार ने देखा कि किसान अपनी प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो कई हफ्तों के प्रदर्शन के बाद उनकी बातें जो हैं या उनकी जो मांग है यह मान ली गई। यानी कि बिजली की जो बढ़ी हुई दर है उसको वापस ले लिया सरकार ने। धरने पर बैठे यह नेता जो थे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक संगठन है। तो इसके उदय के कारण आपको पता चल गया। सबसे पहले इसका जो हमें जो क्या बोलते हैं, इसका जो संगठित देखने को मिलता है, इन्होंने जो आंदोलन किया था यह 1988 में किया था। इसके अलावा हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। बीकेयू की यानी भारतीय किसान यूनियन की क्या विशेषताएं हैं। इस संगठन ने सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैलियां की,
धरना प्रदर्शन किया और जेल भरो अभियानों तक का इन्होंने सहारा लिया। इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने। इसके अलावा उनकी धरना होगा यहाँ पे, धरना और रैलियों में हजारों और कभी-कभी लाखों किसान भाग लेते थे। ये विशेषताएं थी इनकी, और इतने जब लोग भाग लेंगे तो कहीं न कहीं सरकार पे एक प्रेशर बनता है और सरकार जो उनकी बात मानने के लिए, या यूँ कह सकते हैं बातचीत के लिए, राजी होती है। तीसरा, इसके अधिकांश सदस्य जो एक खास समुदाय के थे। किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद, यानी कि किसी प्रकार का औपचारिक ढांचा नहीं था, कुछ लिखित नहीं था, फिर भी यह संगठन जो है लंबे समय तक कायम रहा है और आज भी है। क्योंकि क्यों कायम रहा? क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशवाद पर आधारित था। मैंने महेंद्र सिंह टिकैत का नाम आपके सामने लिया, महेंद्र सिंह टिकैत, एमएसटी कर देते हैं। इनके पुत्र हैं नरेश टिकैत, एक और पुत्र हैं राकेश टिकैत। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं जातिगत वंशवाद पर यह संगठन जो है कहीं न कहीं आधारित है। इसके अलावा यह अपने सदस्यों की संख्या के बल के दम पर, यानी कि इनकी सदस्यों की संख्या लाखों में है, इनके दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह काम करते हैं या दबाव समूह की तरह सक्रिय हैं। इससे राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई है। और हाल फिलहाल में जो 3 कृषि कानून था, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया, पहले लागू हुआ और फिर प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं हम ये कानून जो है वापस ले रहे हैं। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। तो 5 नंबर की यह क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, और यही क्वेश्चन नहीं हुआ था ना अभी तक। आप लोगों को मन में डाउट होगा कि चिपको आंदोलन तो स्टार्टिंग में, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये रहा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? 1970 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में प्रख्यात, बहुत ही मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आरंभ होता है। देखिए ये सब बातें जो ना, प्रख्यात पर्यावरणविद, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ एक अलग एज मिलता है कि अच्छा आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, प्रख्यात पर्यावरणविद थे, इनके नेतृत्व में आरंभ हुआ। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने हेतु लोगों, खासकर महिलाओं को प्रेरित किया। कैसे प्रेरित किया? उन्होंने कहा कि वहां के लोगों से कहा कि पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लो ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। एक तरह का सिंबॉलिक क्या था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, आंदोलन था कि सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते थे, पेड़ों को अपनी बाहों में भर लेते थे ताकि वह पेड़ों को कटने से बचा सके। आगामी दिनों में यानी बाद में चल करके यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर से रिलेटेड, और जो भी ट्रबल शूटिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और अब लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।